नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में। अब शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। यूपी के 52 शहरों में शीतलहर, 3 लोगों की जान गई। लखनऊ में पारा 4.9 सेंटीग्रेड, विजिबिलिटी 50 मीटर, 8वीं तक के स्कूल 15 दिन को बंद। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश से यूपी का मौसम बदल गया। सोमवार को पूरे दिन सूरज नहीं निकला। मंगलवार सुबह गलन ठिठुरन बढ़ गई। प्रदेश के 52 जिलों में शीतलहर तो 60 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। मुरादाबाद और आजमगढ़ में विजिबिलिटी 50 मीटर पहुंच गई। कोहरे के चलते कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आने वाली 37 ट्रेनें 8 घंटे लेट हो गई। 24 घंटे में प्रदेश का औसत तापमान 8 डिग्री गिर गया। मुजफ्फरनगर और एक महोबा में 2 लोग जान से गए। दावा किया जा रहा है कि ये लोग ठंड के चलते अपनी जान गंवा बैठे। पूरे प्रदेश में 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल में शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। सोमवार को लखनऊ सबसे ठंडी रहा। यहां पर 4.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। बुलंदशहर में 6 डिग्री पारा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास का अनुमान लगाया जा रहा है। महोबा के पास पंचपहरा में गेहूं की सिंचाई के दौरान किसान खेमराज को ठंड लगी। घर वाले उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। यही हाल महोबा और मुजफ्फरपुर में रहा। इसके साथ ही अभी और ठंड बढ़ेगी। कानपुर के सीएसए यूनिवर्सिटी के मौसम वैज्ञानिक एसएन सुनील पांडे ने कहा है कि एक पश्चिमी विक्षोभ आ गया है। प्रदेश में कोहरा और धुंध अगले 24 से 48 घंटे तक छाए रहेंगे। मौसम खुलते ही तेज बर्फीली हवाएं चला सकता है। अयोध्या में वही हाल है जो कि आप देख सकते हैं। सोमवती अमावस्या पर सरयू घाट की आरती में भी कड़ाके की ठंड देखने को मिली है। वैसे बताया जा रहा है कि पूरे देश भर का ही यही हाल है। 60 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा, जिसमें शामिल है बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कन्नौज, फरुखाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर, महाराजगंज, कुशीनगर शामिल हैं। इसके साथ ठंड और भी बढ़ सकती है। वाराणसी में भी तापमान 9 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद जताई जा रही है। लखनऊ में कोल्ड डे तापमान सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। लखनऊ में सीजन सबसे कम तापमान जो कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। शहर को इस दिन कोल्ड डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। तेज बर्फीली हवाएं चली, गलन बढ़ गई। सब लोग आग के सामने बैठ के ठंडी का लुत्फ ले रहे हैं। योगी का अल्टीमेटम, महाकुंभ के काम 7 दिन में निपटाएं अफसर। गंगा को प्रणाम कर किया आचमन। प्रयागराज में 125 करोड़ का बायो सीएनजी प्लांट हुआ शुरू। सीएम योगी महाकुंभ के कामों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे। दिसंबर में 25 दिन के अंदर योगी का 5वां दौरा है। योगी पहले नैनी में बायो सीएनजी प्लांट पहुंचे। यहां पावर बटन दबाकर 125 करोड़ के प्लांट की शुरुआत की। प्रयागराज में घरों, होटल, रेस्टोरेंट और मंदिर से 200 टन गीला कचरा हर दिन निकलता है। अब इसी कचरे से प्रयागराज नगर निगम 53 लाख रुपए सालाना कमाई करेगा। अब इस प्लांट में 21,500 किलो बायो सीएनजी और 209 टन जैविक खाद बनेगी। योगी ने संगम नोज पर पूजा की, फिर श्रमिकों के बच्चों से मिले। इसके बाद बड़े हनुमान जी मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। मां गंगा को प्रणाम किया। गंगा जल का आचमन कर घंटों घाट पर साफ सफाई देखी। मेला प्राधिकरण में बने ICCC सभागार पहुंचे। यहां सभी विभागों के अफसर के साथ महाकुंभ के कामों की समीक्षा की। कहा
सभी परियोजनाएं हफ्ते भर में पूरी होनी चाहिए। योगी ने कहा 144 साल बाद इस महाकुंभ का दुर्लभ सहयोग बन रहा है, इसलिए इसका महत्व विशेष हो जाता है, इसलिए पूरे देश दुनिया से लोग आएंगे। अब योगी गंगा सेतु के समांतर बने स्टील ब्रिज का निरीक्षण करेंगे, फिर पुलिस लाइन के हेलीपैड वापस लखनऊ को रवाना होंगे। वहीं महाकुंभ के 6 प्रमुख स्नान की बात की जाए तो 13 जनवरी पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी महाशिवरात्रि। मायावती के वोट बैंक पर अखिलेश यादव की नजर। कभी 80% मिलता था बसपा को वोट, अब क्यों दूर हो रहे हैं दलित वोटर। उत्तर प्रदेश में आने वाले साल में दलित राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पहले संविधान और आरक्षण, अब अंबेडकर के बहाने गैर भाजपाई दल इस वोट बैंक को रिझा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को विपक्षी दल मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अखिलेश यादव अंबेडकर के सम्मान में पीडीए चर्चा आयोजित कर मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने की जुगत में लगे हुए हैं। कांग्रेस अंबेडकर सम्मान यात्रा निकल रही है। वर्षों बाद मायावती की पार्टी विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरी और भाजपा डैमेज कंट्रोल के रास्ते तलाश रही है। ऐसे में आने वाले साल में खासकर दलित राजनीति के लिए बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि यूपी की राजनीति पर दलितों का क्या और कब कैसे प्रभाव पड़ेगा। 2012 में मायावती को मिला दलितों का पूरा साथ। उत्तर प्रदेश में 1989 का तक कांग्रेस थी। उस समय यही माना जाता था कि दलित वोट बैंक कांग्रेस के हैं, लेकिन इसके बाद हालात में तेजी हुई। 1980 के दशक में कांसीराम का मूवमेंट हुआ। 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ। इस पार्टी में झंडे तले उन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। इस मूवमेंट का फायदा बसपा को हुआ और दलित वोट बैंक उनके साथ जुड़ने लगा। 1989 में पार्टी चुनाव में उतरी। 372 सीटों पर चुनाव लड़ा गया। 13 सीटों पर जीत दर्ज हुई। 9.41% वोट मिले। 2 साल बाद ही प्रदेश में मध्यावधि चुनाव हुए तो बसपा का प्रदर्शन 1989 जैसा ही रहा। 12 सीटें जीती। 9.44% वोट मिले। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस्तीफा दे दिया। करीब 1 साल बाद चुनाव हुआ तो बसपा के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। ये चुनाव सपा और बसपा ने मिलकर लड़ा था। बसपा को 67 सीटें मिली थी। 11.12% वोट मिले थे। सपा को 109% सीटें मिली थी। समझौते के हिसाब से पहले मुलायम सिंह यादव मंत्री बने। गेस्ट हाउस के कांड के बाद मायावती पहली बार मुख्यमंत्री बनी। 2 जून 1995 को गेस्ट हाउस कांड हुआ। इस कांड के बाद मुलायम सिंह ने मायावती के समर्थन को वापस ले लिया। भाजपा की मदद से मायावती सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गई। 3 जून 1995 को मायावती पहली बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। ये सरकार भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। मायावती ने इस्तीफा देकर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी। राष्ट्रपति शासन के बाद 1996 में जब चुनाव हुआ तो बसपा का प्रदर्शन 1993 के चुनाव जैसा ही रहा, लेकिन बसपा के वोट में इस बार जबरदस्ती उछाल आया और 19.64% वोट हासिल हुए। इन वोटों में अनुसूचित जाति का बड़ा हिस्सा था। इस चुनाव में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया। बसपा और भाजपा के बीच समझौता हुआ। 6 महीने के लिए दोनों दल के मुख्यमंत्री बनने की बात तय हुई। पहले मायावती मुख्यमंत्री बनी। अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद मायावती ने गठबंधन तोड़ दिया। प्रदेश में कल्याण सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। 2002 का चुनाव बसपा ने अकेले लड़ा और इस बार 98% सीटें मिली। वोट प्रतिशत 23.06 का पहुंच गया। मायावती फिर से एक बार भाजपा के समर्थन से तीसरी बार सूबे की मुखिया बनी। मायावती लगभग 1.25 साल बाद मुख्यमंत्री रही। सरकार गिरी तो मुलायम सिंह प्रदेश की मुखिया बन गए। उन्होंने बाकी लगभग 3.5 साल का कार्य पूरा किया। 2007 में पहली बार मायावती पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाती हैं। इस बार उन्होंने 206 सीटें हासिल होती हैं। वोटों का प्रतिशत 30.43% रहता है, क्योंकि बसपा से छिटका दलित वोट बैंक। दलित चिंतक और लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रविकांत कहते हैं कि 1989 के बाद दलितों के उम्मीद भरी नजरों में बसपा की ओर देखना शुरू कर दिया। साल दर साल इसका फायदा हुआ। 2007-2012
का चुनाव ऐसे ही रहा। मायावती ने दलितों के 80% वोट लिए। 2007 में सत्ता में आने के बाद मायावती ने गैर जाटुओं का ध्यान नहीं दिया, जिससे वो बिदक गए। 2012 में कुछ प्रतिशत ये वोट सपा को मिले, लेकिन सपा में दलितों पर उत्पीड़न की वजह 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में इस वोट बैंक ने भाजपा का साथ दे दिया। मायावती केवल जाटव वोट बैंक तक ही सीमित रह गई, जो कुल आबादी का 11% ही है। तहसीलदार साहब रिश्वत का रेट फिक्स कर दीजिए। खबर अम्बेडकर नगर की है। हम भी उसी हिसाब से क्लाइंट पैसे देंगे। अम्बेडकर नगर में वकीलों ने लिखा पत्र। तहसीलदार साहब रिश्वत का रेट फिक्स कर दीजिए। घूस तय न होने से आपके अनुसार रिश्वत नहीं पहुंच पा रही है, जिससे आदेश नहीं हो पाता। पहले से चल रहा घूस रेट बढ़ गया है। प्रत्येक मामले के तय घूस की लिस्ट तो जारी कर दीजिए। काशी से अयोध्या तक हर जगह भव्य आरती। अयोध्या में हनुमानगढ़ी में 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। मथुरा के मंदिर में जबरदस्त भीड़। साल के आखिरी दिन यूपी के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। काशी के 80 घाट पर गंगा आरती में खड़े होने की जगह नहीं रही। नए साल पर काशी में 5 लाख श्रद्धालु पर्यटक पहुंच चुके हैं। होटल लॉज सब फुल है। काशी विश्वनाथ काल भैरव समेत मंदिरों के रूट का डायवर्जन 5 जोन 45 ड्यूटी पॉइंट बनाकर 36 बैरियर लगाए जाएंगे। कई शहरों पर बैरिकेटिंग रोकी जाएगी। वाराणसी में नए वर्ष का उत्साह पर्यटकों की आज शोभा बढ़ा रहा है। भोर होने वाले कुछ ट्रेन बसों में 40,000 पर्यटक काशी पहुंच गए हैं। शहर में भोर से ही वाहन की कतारें, होटल के बाहर पर्यटकों की भीड़ नजर आई। नए साल पर पर्यटकों की सुविधा और सुगमता के लिए पुलिस एडवाइजरी जारी कर दी गई है। यूपी के डीजीपी ने थाने में दर्ज कराया केस। प्रशांत कुमार के फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से ठग मांग रहे हैं पैसा। फेक यूट्यूब चैनल बनाया। यूपी में साइबर ठगों ने डीजीपी प्रशांत कुमार के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बना ली। इससे जयपुर और अजमेर रोड पर हुए ट्रक हादसों में पीड़ित लोग मदद मांग रहे हैं। क्यूआर कोड भी भेज रहे हैं। ठगों ने फर्जी यूट्यूब चैनल बनाया। डीजीपी से कहने लगे। सब इंस्पेक्टर ने साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। साइबर सेल केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर चुका है। संबल के वक्फ की जमीन पर बन रही है पुलिस चौकी। ओवैसी का दावा। भाजपा बोली क्या आतंकियों का अड्डा बनाया जाए। 6 मकानों पर बुलडोजर चला है। संबल में जामा मस्जिद के बगल पुलिस चौकी की दीवारें करीब 10 फीट ऊंची उठ चुकी हैं। 20 राजमिस्त्री और 45 मजदूर लगाए गए हैं। एसपी शरद चंद्र खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 20 से 25 आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं। मंगलवार को एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस चौकी के निर्माण पर सवाल उठा दिए। उन्होंने एक्स पर दस्तावेज शेयर किया। लिखा, संबल की जमीन जामा मस्जिद के पास है। जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ नंबर 39A मुरादाबाद की जमीन है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। संबल में खतरनाक माहौल बनाने के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी जिम्मेदार हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को कानून का कोई एहतराम नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने ओवैसी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, संबल में पुलिस चौकी ना बने तो क्या आतंकियों का अड्डा बनाया जाए। उनके पास कौन सी दूरबीन है जो वो कौन सी जमीन वक्फी है कौन सी नहीं पता कर लेते हैं। यही वक्फ की जमीन तो ओवैसी क्यों नहीं वक्फ ट्रिब्यूनल में जाते। यूपी के 74 डॉक्टरों को मिला प्रमोशन। बलरामपुर और सिविल अस्पताल के सीएमएस को मिला प्रमोशन। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल के प्रमुख चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर संजय तेवतिया को भी मिला प्रमोशन। मंत्री आशीष पटेल बोले, मुझे कुछ हुआ तो एसटीएफ जिम्मेदार, सीएम चाहे तो मेरी और अनुप्रिया की सीबीआई जांच करा ले। डरने वाला तो मैं बिल्कुल नहीं। यूपी के प्राविधिक शिक्षा मंत्री और अपना दल एस के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल अपनी ही सरकार पर हमला कर रहे हैं। पटेल ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट करके लिखा, यदि सामाजिक न्याय की लड़ाई में मुझे कुछ हुआ तो इसके लिए यूपी एसटीएफ जिम्मेदार होगी। पटेल ने सूचना विभाग पर गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही 4 दस्तावेज पोस्ट किए हैं। उनका 15 दिन
के भीतर दूसरी बार योगी सरकार पर सीधा हमला साधा गया है। आशीष ने फिर से दोहराया कि मैं सरदार पटेल का वंशज हूँ, डरने की बात नहीं है, लड़ने वाला हूँ। आशीष पटेल ने 1 महीने में दूसरी बार योगी सरकार पर हमला साधा है। उत्तर प्रदेश के सबसे ईमानदार आईएएस अधिकारी और तत्कालीन प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा और देवराज की अध्यक्षता में हुए विभागीय प्रोन्नति की समिति की संस्तुति और शीर्ष स्तर पर सहमति के आधार पर पदोन्नति के बावजूद राजनीतिक चरित्र हनन के लिए लगातार मीडिया ट्रायल अस्वीकार है। उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग को झूठ, फरेब एवं मीडिया ट्रायल का यह खेल आगे बढ़कर बंद करना चाहिए। महाकुंभ के बजट का मजा ले रही है भाजपा सरकार। अयोध्या में शिवपाल बोले, राम के नाम पर घटिया काम कर रही है। अफसर भी साथ। भाजपा सरकार अधिकारियों के साथ मिलकर महाकुंभ के बजट में आनंद ले रही है। इस सरकार ने भरोसा खो दिया है। अयोध्या में जो कुछ हुआ वो सभी ने देखा। यहाँ पर कैसे एक गुप्ता जी के मकान का नक्शा पास था, लेकिन प्रशासन ने जानबूझकर गिरा दिया। लोगों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। ये सरकार अब जाने क्या करने वाली है। दिल्ली में होने वाली विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी भाजपा को केवल हराने का काम करेगी। वो पार्टी भाजपा को ही हरा रही है। हमारा उस पार्टी को समर्थन है। ये बात वरिष्ठ सपा नेता शिवपाल यादव ने मंगलवार को अयोध्या में कही है, जहां सपा कार्यकर्ता ललित यादव की मां की तैरावी में वो शामिल हुए थे। वाराणसी में बजरंगबली का जाति प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचे सपाई बोले, हनुमान राष्ट्र के नहीं किसी कास्ट के। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के हनुमान जी पर दिए गए बयान का मामला तूल पर पकड़ता जा रहा है। वाराणसी में मंगलवार को सपा कार्यकर्ता हनुमान जी की तस्वीर लेकर जिला मुख्यालय पहुंच गए। वहां पर राजभर के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। उसके बाद प्रशासन से हनुमान जी की जाति प्रमाण पत्र जारी करने का मांग भी की।